दो टाइप होते हैं, एक लीनियर मैग्निफिकेशन और एक एरिया मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन के फिर फर्दर दो टाइप हैं, एक लेटरल और एक लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल। तो ऐसे करके तीन काउंट कर सकते हो, एक लेटरल हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और एक सुपरफिशियल या एरिया मैग्निफिकेशन। ये तीन हो गए जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें पहला ये हम डिस्कस कर रहे हैं लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और इसके लिए मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूँ वो MT, क्योंकि आगे लॉन्गिट्यूडनल आएगा तो उस लॉन्गिट्यूडनल के लिए मैं ML यूज करूंगा, और सुपरफिशियल या एरिया मैग्निफिकेशन के लिए MA हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वैसे आपको अगर मिलेंगे तो इसी में मिलेंगे, अगर होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो MT को लेके होती है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाता है। ऑब्जेक्ट लीनियर तो होता ही है, एक फिगर जस्ट मैं देके बता रहा हूँ कॉनकेव का, लेकिन कॉनकेव की जगह आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं। फॉर्मूला तो दोनों के लिए वैलिड होगा जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अब जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसकी इमेज मान के चलिए यहाँ बन रही है, ये इमेज है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये इमेज, मैंने पहले कहा भी था इमेज अगर पास बनती है, इमेज अगर पास बनती है तो वो छोटी होगी और दूर बनती है तो बड़ी होगी। ये बात हमेशा के लिए ट्रू है और हमेशा ध्यान रख सकते हैं। रियल और वर्चुअल दैट्स ए डिफरेंट केस। और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इसे हम u कहते हैं, और इमेज का ये जो डिस्टेंस है इसे हम v कहते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसे मैं o कह रहा हूँ, और इमेज की जो लेंथ है उसे मैं i कह रहा हूँ। आपने कहा ये क्या है, ये जस्ट सिंबलाइज करने के लिए i और o लग दिया, लेकिन यहाँ पे लेंथ के लिए भी हम यही यूज करेंगे। तो जो MT होता है, MT ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल्स टू i/o। ये आपने पढ़ा भी होगा। ये i और o ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ है और ये डिस्टेंस है, साइन के साथ रखा जाना चाहिए। सबसे कॉमन तो फॉर्मूला आपके सामने आ ही गया जो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, जो यूज किया जाता है, लेकिन इसको हम चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। फोकल लेंथ इसकी अगर f है तो फोकल लेंथ के टर्म में भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं फर्दर, और ये फॉर्मूला होता है f - v/f और f/f-u। मैं ये कह रहा हूँ ये जो -v/u है ना, वो जो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v + 1/u वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके -v/u की जब हम वैल्यू निकालेंगे ना तो ये वैल्यू आ सकती है, ये वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, खासकर ये जो लास्ट के जो मैंने लिखे ना ये काफी काम आते हैं ये वाली। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब इस फॉर्मूले के साथ में एक बात जो जुड़ी है जो ध्यान रखनी, क्वेश्चन भी मैं आगे कराऊंगा, पहले इसकी थ्योरी के पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। शीट मैंने जो दी है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो MT है -v/u i/o f - v/f इक्वल्स टू f/f - u। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना है कि v u f i o, ठीक है, और इसके अलावा m भी, ये जब जरूरत पड़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अगर मान के चलिए ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, और आपको फिर ये मिल गया, मान लो माइनस प्लस के साथ जैसा भी आया, फिर इमेज की लेंथ निकालनी है या ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये इसको भी साइन के साथ आपको यूज करना होगा, या तो दिया नहीं होगा तो निकल आएगा, और दिया होगा तो कोई और चीज पूछ रहा होगा तो साइन के साथ ही। यानी ये जितने भी वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ऑल ऑफ दीज मस्ट बी यूज्ड विद साइन, मस्ट बी यूज्ड विद साइन। ये बहुत खास बात है, यही हम लापरवाही कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते, इसीलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। ऑप्टिक्स का टॉपिक जो ज्योमेट्रिकल का है इसमें कोई ज्यादा टफ सवाल बनते नहीं है, लेकिन हम ये गलती कर जाते हैं कि इनको साइन के साथ नहीं रखते, तो फिर वहां मिस्टेक होती है। तो MT इक्वल्स टू -v/u i/o f - v/f या f/f-u, इस तरह से इसे हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जो सेकंड केस है वो है एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर लिटा दिया जाता है, यानी उसके पैरेलल रख दिया जाता है। ये फॉर्मूले ही इसमें मेन है, फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, याद हैं, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, ये जो MT है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसके साइन की बात कर लेते हैं। इसके साइन भी फिक्स आते हैं, दो तरह के साइन होंगे,
बाकी के तो डिपेंड करेंगे। जैसे मैंने बताया आप डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, और मैंने वैसे कहा भी है कि मिरर के केस में जो भी ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, अगर सामने है इमेज या ऑब्जेक्ट, तो वी और यू के साइन कैसे आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। ये माइनस साइन तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, इन दोनों के साइन। और आई और ओ में आप ध्यान रख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव ही साइन आएगा, नीचे है तो नेगेटिव ही आएगा। ये एक माइंड सेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो एम है, एम टी, इसमें अगर ये पॉजिटिव है और एम टी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, ये याद करना है आपको आगे के लिए। तो अगर एम टी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है इमेज इज वर्चुअल। इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर की बात कर रहा हूं अभी। तो लेंस के केस में बिहाइंड द लेंस का मतलब कुछ नहीं होता, उसके सेम साइड में बन जाती है। यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइड में बनेगी, पीछे बनेगी, तो वर्चुअल कहेंगे। लेंस में उल्टा होता है, लेंस में अगर दूसरी साइड में जाके बनती है, क्रॉस करके चली जाती है, तो रियल बनती है, और अगर सेम साइड में बनती है तो वर्चुअल कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में रे पार निकल जाएंगी लेंस में से, तो पार जाके जब बनेगी इमेज बनेगी तो वो रियल ही होगी। ठीक है, यहाँ क्या है, पार तो निकल नहीं पाएंगे, सारी की सारी लौट आएंगी, तो सेम साइड में बनती है तो रियल बनती है, सेम साइड में बनती है तो रियल बनती है, पीछे की साइड में एक्चुअल में जा नहीं पाएंगी। अगर आभास हो रहा है यहाँ बन रही है तो वो वर्चुअल होगा मिरर के केस में। लेंस के केस में अपोजिट साइड में जब भी बनेगी रियल ही बनेगी, सेम साइड में जब भी बनेगी वर्चुअल ही बनेगी। तो इमेज इज वर्चुअल। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, ये साइन कन्वेंशन हमेशा के लिए है, मिरर में भी वैलिड है, लेंस में भी वैलिड है। ठीक है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट भी बनेगी। और ये वाला केस है जिसमें इमेज रियल होगी, और रियल होगी तो फिर इन्वर्टेड उल्टी भी बनेगी। जैसे आप देखिए, ये जो फिगर मैंने ऊपर बनाया है, इसमें इमेज को उल्टा क्यों बनाया है, क्योंकि वो सामने मैंने दिखाई है, सामने दिखाई है यानी रियल है, रियल होगी तो इन्वर्टेड बनेगी ही। ठीक है, हाँ अगर मैं इस साइड में दिखाता तो वर्चुअल होती, तो फिर सीधे ऊपर दिखाता, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दिखाता। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये एमटी के पॉजिटिव और नेगेटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात लेंस में भी एप्लीकेबल होगी, और यही होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन जुड़ी है, बच्चे को यहाँ तक पढ़ाया भी जाता है, बच्चा इतना जानता भी है, लेकिन कभी कभी सवालों में ऐसा हो जाता है, कभी कभी सवालों में ऐसा हो जाता है कि ये साइन गड़बड़ा जाता है। ठीक है, देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, ये सिंगल रिफ्लेक्शन या सिंगल रिफ्रैक्शन के लिए वैलिड है। अगर मल्टीपल हो गए, जैसे एक मिरर यहाँ है, एक इसके सामने है, और फिर ऐसा हो सकता है कि इमेज वर्चुअल बने और मालूम पड़ा इरेक्ट ना हो, इन्वर्टेड हो, क्योंकि कई रिफ्लेक्शन हो गए। आपको नेट मैग्निफिकेशन निकाल के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगी फाइनल वाली, जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गई, दो मिरर आमने सामने ऐसे रखे हुए, तो वहां जरूरी नहीं है फिर ये सिंगल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए वैलिड होगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो मैंने कहा है इमेज रियल वर्चुअल या इरेक्ट आती है, या रियल एंड इन्वर्टेड आती है, ये तभी है जब हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, रियल हो, ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो और उसकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, तो एम पॉजिटिव आएगा। और अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो नेगेटिव आएगा। लेकिन कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट रियल होगा। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो ये बदल भी सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, किताबों में लिखा नहीं होता, लेकिन कभी जब सिचुएशन आती है तो बच्चा कहता है कि सर ये देखिए, इसमें इमेज जो बन रही है वो सर रियल बन रही है, लेकिन ये रियल के साथ में इरेक्ट बन रही है। सर रियल भी बन रही है और इरेक्ट भी बन रही है। ठीक है, रियल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, लेकिन आपने तो कहा था कि रियल और इन्वर्टेड होती है। तो ये तभी होगा जब वहां पर ऑब्जेक्ट रियल होगा। ऑब्जेक्ट रियल की रियल इमेज अगर बनती है तो इन्वर्टेड ही बनेगी और एम वहां पे नेगेटिव आएगा। तो ये जो हम यहाँ जो लिख रहे हैं ना, एम के लिए साइन बता रहा हूं, ये रियल ऑब्जेक्ट होगा तब, और सिंगल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है तब वहां ये बात वैलिड होती है। अगर मल्टीपल हो जाए तो वहां बदल जाएगा। फिर वहां पे कई रिफ्लेक्शन होते हैं तो सबके, या रिफ्रैक्शन होते हैं तो सबका मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे पहले मिरर का मैग्निफिकेशन m1 आ गया, फिर दूसरे का m2 आ गया, तो नेट मैग्निफिकेशन जब हम निकालते हैं तो m1 इंटू m2 करके निकालेंगे।
ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और वहां जब हम काफी सारे क्वेश्चंस लगाते हैं तो इस तरह के कंफ्यूजन आएंगे आपके दिमाग में, और क्वेश्चन जब लगाएंगे तभी आएंगे। अब क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो सवाल ही नहीं कंफ्यूजन आने का। ठीक है, तो एक बच्चे कहते भी हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो हम तो सर कंफ्यूजन करना ही नहीं चाहते, इसलिए पढ़ाई नहीं करते। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ये भी एक अच्छा तरीका है कि पढ़ाई मत करो, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। दैट्स गुड। ठीक है, दैट्स गुड। तो लेकिन अगर आप काफी सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे कंफ्यूजन आएंगे। जब कंफ्यूजन आएंगे तो फिर आपको लगेगा कि जो पहले हमने पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ये बताया ही नहीं जाता। ये जो लिखा हुआ है कि ये तब है, साइन कन्वेंशन जो आया है, ये कन्वेंशन तब आएगा जब ऑब्जेक्ट रियल होगा। ऑब्जेक्ट रियल की अगर वर्चुअल बनेगी इमेज तो इरेक्ट ही होगी, और रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड ही होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो जाता है और उसकी इमेज रियल बनती है तो ऐसा पॉसिबल है कि ये इन्वर्टेड ना हो, इन्वर्टेड ना हो। ठीक है, तो वहां ये स्टेटमेंट रियल एंड इन्वर्टेड वाली बात जरूरी नहीं है सही होगी, ये लिखा भी नहीं मिलेगा आपको कई किताबों में जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि ये सभी जो कन्वेंशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो तब है, इतनी देर से मैं एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में वैलिड नहीं होगा, वहां चेंज हो सकता है, सेम भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो सिंगल एक रिफ्लेक्शन हो, जैसे ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ये नहीं कि यहाँ एक और मिरर रखा फिर उससे रिफ्लेक्ट हो गया फिर दोबारा से इमेज बनी, तो फिर वहां सिचुएशन बदल जाएगी। वहां फिर आपको सिंगल मैग्निफिकेशन ही 2 बार लेना पड़ेगा, M1 M2 दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करके देन फिर सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसी सिचुएशन अगर आए तो परेशान नहीं होना है कि बोले हमने तो वहां ऐसा पढ़ा था, सर ने गलत पढ़ा दिया, लेकिन हमने देखा था उस किताब में पैकेज में भी ऐसा ही दिया था जो सर ने बताया था। तो पैकेज गलत है, सर गलत है, कि दोनों गलत है, या हम ही गलत है? ठीक है, तो आप ही गलत हो, क्योंकि आपको वो नॉलेज है ही नहीं, सर ने तो बता दिया। ठीक है, सर ने तो बता दिया, वहाँ पैकेज में भी आपको यही नहीं मिलेगा जो मैंने बताया। आप ढूंढ लेना, एलन पढ़ते हो आप, बहुत सारे बच्चे एलन में भी पढ़ते हैं, आकाश के भी पैकेज वगैरह को पढ़ते हैं, वहाँ ये लिखा नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो चीज वहाँ आप दिखा नहीं सकते मुझे। ठीक है, ये तभी वैलिड होगा जब रियल, वर्चुअल के केस में वेरी करने लगता है। ठीक है, और तमाम किताबों में एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, ऐसा मिलेगा। या कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ये स्टेटमेंट तो मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन उसको पूरा नहीं लिखते, और यहीं से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है या इसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट मान लेता है। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज हमेशा बनाता तो है, पर जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तब बनाएगा। यानी कि क्या कभी रियल इमेज नहीं बना सकता? क्या कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है कौन? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वहां ज्यादातर मैंने देखा कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट एक दे दिया जाता है, और उसमें बच्चे को भी क्या लगता है कि कॉन्वेक्स मिरर तो कभी भी रियल इमेज बना ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा नहीं है, लिखा होता है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। क्या बिगड़ जाता अगर उसमें एक सेंटेंस और बढ़ा देते कि ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। ये कहीं मैंने देखा नहीं, ज्यादातर किताबों में, बुक्स में, पैकेजेस में ये नहीं लिखा होता, लेकिन ये फैक्ट है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल बनाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनाएगा। हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनाएगा ऐसा नहीं है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल भी बना सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए खास पोजीशन होती है कि ऑब्जेक्ट को, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। ये जवाब आपको थोड़ी देर के बाद में दूंगा, आगे मैं इसमें ग्राफ्स वगैरह बताऊंगा, तो आपको एक फील आएगा, आप खुद ही बता दोगे कि हाँ ये इमेज रियल बनेगी और ऑब्जेक्ट यहां होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा हटके मैंने एक चीज बताई है कि कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज बना सकता है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बनाएगा। रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल होती है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट कहना चाहिए, ये नहीं कि जनरल स्टेटमेंट कभी बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अब आते हैं एक्सियल या लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन। इसमें पहले वाले में परपेंडिकुलर रखा था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है ऑब्जेक्ट इज लाइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये मैंने मिरर ले लिया। आप ये ना कहना कि सर ये जो मिरर आप बार बार कॉन्वेक्स कॉनकेव क्यों ले लेते हो, वो सिर्फ समझाने के लिए एक डायग्राम है, एक मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ये दोनों तरह के मिरर के लिए वैलिड है। यहाँ आप चाहो तो लिख लेना, वैलिड फॉर बोथ मिरर। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। बस आपको यू हैव टू फॉलो द रूल। जैसे फोकल लेंथ आप रख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉनकेव के केस में मैंने आपको शायद पीछे बता दिया है, एफ और आर नेगेटिव होते हैं कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ और आर पॉजिटिव होते हैं। तो ये साइन आपको प्रॉपर लगाने हैं, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ बोलो सर। ये मैग्निफिकेशन जैसे लेते हैं -v/u, और लेंस के केस में +v/u, माइनस यहाँ पे सर क्यों लिया जाता है मिरर के केस में? ये तो प्रूफ होके आता है ना। अब जैसे अगर मैं इसको अभी प्रूव करके तुम्हें दिखाऊं तो सिंपल ज्योमेट्री से प्रूव हो जाएगा। यहाँ से आप एक ऐसे लाइन लेके आओ, ठीक है, और एक लाइन ऐसे लेके आओ, और उसमें आप देखोगे यहाँ पे जब टकराता है तो ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअल में क्या होता है, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होती है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई और ओ की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, सिमिलर। अब सिमिलर होगा तो टेन थीटा में, या तो टेन थीटा से कर लो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस। तो अब अगर यहाँ पे आप रखोगे तो ये आ जाएगा ओ अपॉन ये ओ अपॉन यू। ठीक है, और इधर ये आ जाएगा तुम्हारा आई अपॉन वी। ठीक, अब इनको साइन, इनको प्रॉपर साइन के साथ अगर तुम रखोगे तो ओ पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है। ठीक है, आई पॉजिटिव है, आई नेगेटिव है, और वी भी नेगेटिव है। हमको शुरुआत में मैंने डेफिनेशन दी थी एम की, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई अपॉन ओ कर लो, आई अपॉन ओ, ये माइनस और माइनस तो चला जाएगा, तो आई अपॉन ओ की वैल्यू क्या आ गई, -v/u। ठीक है सर। अब जब लेंस लोगे तो लेंस में, जैसे यहाँ लेंस बन गया तो लेंस में एक रे ऐसे पास कर दो ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो फिगर आपको ट्राइंगल यहाँ मिला था ना, वैसा ट्राइंगल आपको इधर मिल जाएगा। अच्छा सर। ठीक है, अब प्रूव कर लो फिर से, ये एंगल ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो अनडेविएटेड होती है। तो यही इक्वेशन बनाओगे तो अपने आप I/O की वैल्यू v/u आ जाएगी साइन के साथ रखो। ये तो मैथमेटिकल प्रूफ है। ठीक है, प्रॉपर लॉजिक है इनके पीछे, बट डेरिवेशन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप ये बोर्ड में 12th क्लास में बच्चे जो पढ़ते हैं, अभी शाम को मेरा एक बैच चलता है, तो शाम के बैच में अभी आजकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उसमें उन बच्चों को मुझे कराना पड़ेगा। है तो कंपटीशन वाले बच्चे, लेकिन बोर्ड का भी उनको कराना है, तो ये सारे डेरिवेशन उनको बताने पड़ते हैं, जैसे ये वाला फिगर वगैरह उनको बताने पड़ते हैं, है ना। आपको जरूरत है नहीं, क्या बताऊं? डेरिवेशन वगैरह की तो जरूरत नहीं ना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट इज लाइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने ये रख दिया, एक ये ऑब्जेक्ट है पूरा, और इसकी इमेज सामने ही बन रही है। एक पॉसिबिलिटी हम मान लेते हैं सामने ही बन रही है, सामने ही बन रही है, तो ये इमेज यहाँ बन गई। आपने कहा सामने क्यों, बस मैं समझाने के लिए एक पॉसिबिलिटी ले लिया। आप कहो पीछे बन रही है तो पीछे भी बना लेंगे, समझाने के लिए बस मैंने ये मान लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट है मान के चलते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेट इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ठीक है, तो इमेज जब रियल बनेगी, सामने बनेगी, तो इन्वर्ट हो जाती है। ये तो मैंने लिखा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड में दो बातें हैं यहाँ पे। एक, अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाई है तो ये नीचे ही बन गई, भले इसकी जो मोटाई है थिकनेस नेग्लिजिबल है, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन का टाइप हम पढ़ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मैंने उसको इन्वर्ट बनाया है। और इन्वर्ट इसी तरह से नहीं,
इन्वर्ट इसमें ये ऐसे भी इन्वर्ट हो जाती है, इस तरह से भी इन्वर्ट हो जाती है, यानी ए और बी है, तो फिर यहाँ जो इमेज बनेगी ये बी डैश और ये ए डैश, यानी ये वाला जो एंड जो दूर था वो इधर पास आ जाता है और जो पास वाला है वो दूर आ जाता है। तो इन्वर्ट दोनों तरीके से हुई। जैसे ये अगर आप नोटिस करें, ध्यान से देखिएगा, ये पेन जो मार्कर है मेरे पास, इसमें ये वाली जो क्लिप है लगाने वाली ये ऊपर है, तो एक तो ये पलट के नीचे आ गई ऐसे करके, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गई, और नीचे आने के साथ साथ ये ऐसे टर्न भी होगी। आपको बात समझ में आई हो? ये ए बी है तो ये पलट के बी डैश ए डैश ऐसे हो गई, ठीक है। तो दोनों तरह के इन्वर्जन हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ऐसे भी और ऐसे भी फ्लिप कर जाती है इमेज, ये चीज एक तो नोटिस करनी है। अब इसमें जो डिस्टेंसेज हैं वो डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है लेट मी से, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये एक एंड का लेट मी से u1 और इसको मैं कह रहा हूँ u2। इसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी है, तो ये जो a डैश का डिस्टेंस है इसे मैं v1 कह रहा हूँ और इसे मैं v2 कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ एक्सियल मैग्निफिकेशन के लिए जैसे मैंने सिंबल यहाँ पे mt यूज किया है, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडल के लिए जो सिंबल मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, और वो मैं ml लिखूंगा, आगे भी ml ही लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखिए, अब जो ml है, ml की जो वैल्यू लिखी जाती है, जैसे यही आया -v/u, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम लिखते हैं माइनस, और इधर से देखें तो ये v2 माइनस v1 और इधर u2 माइनस u1, ऐसे करके इसको हम लिख लेते हैं, और इक्वल टू I/O। फर्दर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा u इक्वल टू I/O। देखो इस फॉर्मूले में, अच्छा ये विजिबल हो रहा है, मैंने थोड़ा ग्रीन कलर से लिख दिया है, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, साफ दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। अच्छा, मैं आपको एक सलाह दूंगा इसमें कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइन वगैरह प्रॉपर यूज करें। ये वाला जो ml वाला फॉर्मूला है, इस ml वाले फॉर्मूले में आप कभी भी निकालो तो डेल्टा v बाई डेल्टा यू निकाल लो, माइनस माइनस को इग्नोर कर दिया करो थोड़ी देर के लिए। ये माइनस लेना है कि नहीं लेना है, रेदर बेटर क्या है, इसमें मॉड करके हम पहले वैल्यू निकाल लें। अगर आप गलती से बचना चाहते हैं, सिली मिस्टेक से बचना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक के चांसेस रहेंगे। ये जो ml का जो साइन है ना, ये बाद में डिसाइड करना, पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सपोज ये 1/2 आई, अब आप ये साइन लेके चल रहे हैं तो -1/2 आई, तो आप उसके चक्कर में मत पड़ो, आप मॉड करके वैल्यू निकाल लो, मॉड करके वैल्यू निकाल लो, और फिर बाद में डिसाइड कर लो अगर इमेज बन रही है सामने तो वो माइनस साइन लगाना उसमें, और अगर बन रही है पीछे तो मत लगाना, क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ऐसे अगर करते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वहां फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है साइन को लेके, तो प्रेफरेबली ml की वैल्यू मॉड में अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। अब इसी में एक स्पेशल केस होता है कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो, काफी छोटा हो, इसमें छोटे से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट अगर छोटा होता है तो ml की जो वैल्यू आती है वो mt स्क्वायर के बराबर आ जाती है, इसके mt स्क्वायर के बराबर आ जाती है अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसी में एक स्पेशल केस बनाएंगे, और मैंने कहा ना मैग्निफिकेशन के अगर क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो आपको इसी पे मिलेंगे, अगर मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन है फर्स्ट वाले केस में, फिर इस वाले में भी मिल जाते हैं, और इसमें फिर एक और स्पेशल केस बनता है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से आगे, ml इक्वल्स टू मॉड डेल्टा v डेल्टा u, और अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो ml की जो वैल्यू है वो ऐसे लिखी जा सकती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी, अब हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे भी सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि मोड यही लगाना है, आप इसको बिना मोड के लिख सकते हैं, लेकिन मेरी एक एडवाइस यही है कि आप मोड के साथ लेके बाद में डिसाइड कर लो, अगर सामने बन रही है तो माइनस लगा लो, और नहीं तो ऐसे ही लिखो फिर। अब देखिए
ये हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया पीछे, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फोकल लेंथ गिवन मिरर के लिए, फोकल लेंथ गिवन मिरर के लिए कांस्टेंट होती है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन पहले भी कई बार बताया, ये होता है। और dv अपॉन, मान लो x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो आप यहाँ x लिख लो dx, और नहीं तो अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट 1/f भी होगा तो 0 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और माइनस 1/u² और du अपॉन dx, मान लो x के रेस्पेक्ट में किया। आप ये जो dx नीचे लिखे हैं ये आप चाहो तो हटा भी सकते हो, बिना लिखे भी काम चला सकते हो, क्योंकि ये dx दोनों में से कॉमन आके 0 भेजोगे तो ये गायब ही हो जाएगा। तो आगे हम अगर करेंगे तो उसको इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये dv वाला ये जो टर्म है इसको मैं इधर ले आता हूँ, dv अपॉन v² पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, और ये माइनस के साथ ये यहाँ पे रहा, ये 1/u² और du। मैंने आपसे कहा ही था कि हमें क्या निकालना है, माइनस dv अपॉन du, या मॉड में निकाल लो। तो ये इसको इधर ले आओ, बाकी को अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये dv अपॉन du आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का v²/u²। अगर ध्यान से देखें अगर आप इसको, तो ये v²/u² mt² के बराबर है, तो माइनस का mt² हो गया, और ये क्या है आपका, ये आपका ml है। तो ml की वैल्यू dv अपॉन du, ठीक है, सॉरी, ये इसमें ml, ये माइनस साइन था तो ये माइनस को हम इधर लाएंगे, माइनस को हम इधर लाएंगे, ये ml नहीं है, ये ml नहीं है। तो dv अपॉन du आ गया माइनस v²/u², और ये माइनस का mt²। तो अब जब ml को माइनस dv अपॉन du लिखेंगे, माइनस इसमें लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया mt²। आपको मेरी बात समझ में आई हो शायद। देखिए ये ml की वैल्यू माइनस माइनस थी, प्रॉपर तो यही है। हम इसको सॉल्व करके लाए तो ये वैल्यू आई, और आप चाहो तो इसमें माइनस को पहले ही यहाँ एडजस्ट कर लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो ml आ गया माइनस का dv अपॉन du, और ये mt²। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल हो, ठीक है। एप्लीकेबल, या लिख भी देता हूं, एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। और वेरी स्मॉल के साथ साथ कैसा केस है, ये एक्सियल मैग्निफिकेशन का केस है। ऐसे परपेंडिकुलर वाले में स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कोई mt² नहीं आएगा, तो लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन mt² के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अब इसके बाद इसमें जो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला केस आता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। वो भी मैं आपको बताता हूँ सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, या अभी यहाँ तक हमने जो पढ़ा है इसी के बेसिस पे कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा ये जो हमने पढ़ लिया है ये और थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी मैग्निफिकेशन के टाइप चल ही रहे, तो इसके लिए मैं आपको जो शीट मैंने आपको दी थी उसी शीट को मैं ओपन करता हूं। देखिए ये है फाइंड द डिस्टेंस, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। दूसरा भी इसी तरह का, शुरुआत के क्वेश्चन तो काफी आसान है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको, देखिए इसमें फाइंड द डिस्टेंस, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। हालांकि अभी नेचर वगैरह को जानने के लिए हमको आगे कुछ और चीजें पढ़नी होंगी। एक टेबल वगैरह मैं बनवाता हूँ, उस टेबल से कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत है तो बहुत आसान, लेकिन आप देख के बता भी सकते हैं। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, वहां ऑप्शन जो गिवन होते हैं उन्हीं ऑप्शन में आंसर छुपा होता है, तो आप लॉजिक लगा के उसको डायरेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, ये सभी क्वेश्चन है, 6 है। मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा टफ वाला लूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is placed along axis of a concave mirror of focal length f such that its image which is real and elongated just touches the rod, find the magnification। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का केस हो गया। एक और भी इसमें क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 8th वाला पढ़िए, आपको सामने दिख रहा होगा 8th वाला क्वेश्चन। A rod of length 10 cm lies along the principal axis of a concave mirror of focal length f equals to 10 cm in such a way that its end closer
टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर देन द लेंथ ऑफ द इमेज। ये जो दोनों क्वेश्चन है इनमें से मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है एक क्वेश्चन नीट वगैरह में किसी में आ चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नीट में एक क्वेश्चन ये भी आया है मैग्निफिकेशन को लेके, मैच द कॉलम वाला है। तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन देने का पर्पज ये था, ये दिखाने के लिए कई बच्चे सोचते हैं कि मैच द कॉलम के क्वेश्चन नहीं आते, तो आ गया ये इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन है, आगे हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, पहला या दूसरा कोई भी एक ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन को अप्रोच करने का आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। कुछ बच्चे तो कर लेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको दिक्कत होगी। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इधर का मैं रब कर देता हूँ। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो। तो ये लास्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है तो उसमें ml जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा? नहीं, मैंने आपको बताया ना अभी कि अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो mt² तो आपको पॉजिटिव ही देगा ना, यहाँ इस केस में ये तो पॉजिटिव ही देगा। तो आप वो बाद में डिसाइड कर लेंगे साइन, बाद में डिसाइड कर लेंगे साइन नेगेटिव, जैसे सामने बन रहा है, ठीक है। तो रियल हो गया तो इन्वर्टेड हो गया, लेकिन वो इतना छोटा होगा कि उसमें इन्वर्ट भी करोगे तो क्या इन्वर्ट करोगे, बहुत छोटा होगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है, मैंने वही कहा था शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि यहाँ पे साइन को अवॉइड करते हुए आप चलेंगे और लास्ट में डिसाइड कर लेंगे। जैसे ये भी अगर यहाँ से तुम वैल्यू रखोगे, क्योंकि ये तो v²/u², अगर नेगेटिव साइन के साथ भी रखते इसको, जैसे ये है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते थे -v/u का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे कि नहीं इसको, तो भी तो आएगा तो वो mt² ही ना। तो अब यहाँ से तो कभी साइन का पता ही नहीं लगेगा, वो साइन कैसे पता करोगे, क्योंकि जब आप सॉल्व किए होगे तो वहां v और u तो आपको पता लगी, v की वैल्यू पता लगी, नेगेटिव आ रही है तो सामने और पॉजिटिव आ रही है तो पीछे, तो वो साइन आप बाद में डिसाइड करोगे, ठीक है। थैंक यू सर। तो इसको तो मैं बीच वाले को हटा ही देता हूँ, इसको ही रहने दो, मैंने पहले ही बता दिया था। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन में सिंपल सा है, ये फाइंड द डिस्टेंस, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो ये यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का और इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा शायद इसमें, अभी मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा आपको ये दिख रहा है डीपीपी, नहीं दिख रहा? डीपीपी विजिबल है आपको? अभी शायद दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। तो ये 15 सेंटीमीटर की लेंथ है और 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की लेंथ है, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ -10 है। तो फोकल लेंथ -10 है, 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वहां लिखा हुआ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, बच्चा कहता है सर इसमें तो -10 दिया नहीं है, वहां तो ये लिखा था कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 लेके सॉल्व करके आ गए। ये ध्यान रखना, ये माइनस साइन वहां देगा नहीं देगा आपको कंसीडर करना ही है। ये नहीं कह रहा हूं कि माइनस दिया है फिर दोबारा से माइनस कंसीडर कर लो। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हर हाल में नेगेटिव लेनी होती है, ध्यान रखना, पहले ही बता चुका हूं। तो कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाए अब कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, या मान लीजिए फिगर बना हुआ था, फिगर में f 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, आपने कहा सर वहां 10 ही दिया था तो हम तो प्लस लेके और सॉल्व कर आए, गलत हो गया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी, अगर वहां कॉनकेव मिरर वर्ड यूज कर लिया तो तुरंत समझ जाओ कि वो फोकल लेंथ भले ही वहां 10 लिखी है, या क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, बट आपको 10 नहीं लेना, आपको हर हाल में -10 ही लेना है, हर हाल में -10 ही लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर भले ही दे रखी है, पर माइनस साइन के साथ लेंगे। अब क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी थी, साइज पूछा है, पोजीशन पूछी है और नेचर पूछा है। नेचर का मतलब रियल है कि वर्चुअल है, क्या है।
हालांकि आगे ये रियल वर्चुअल तो हम इसकी डिस्टेंस को देख के भी हम बता पाएंगे। आगे मैं एक टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल की में हम देखेंगे कि किस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इमेज कैसी बनेगी। जैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं तो आप ये चीजें जानते भी होंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए फोकल लेंथ 10 है तो फोकस तो भैया यहाँ पे हो गया इसका, और फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर 20 पे होगा, सेंटर इधर कहीं होगा, सेंटर इधर आ जाएगा, ये फोकस है। तो आपको अगर आइडिया हो कि ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होता है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनेगी। अब 12th का बच्चे को पहली बार पढ़ाते हैं तो उसको समझाना पड़ता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा आगे, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में अगर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, बिल्कुल सही जवाब। और सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी तो दूर बनी कि पास बनी? दूर बनी। ठीक है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए 2 तरह के प्रोसेस मैंने आपको पहले पढ़ाए, एक मंकी प्रोसेस और एक डंकी प्रोसेस, याद होगा आपको। एक स्मार्ट प्रोसेस होता है, तो अब वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे आपने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, तो मुझे बताओ सेंटर कितनी दूरी पे होगा? फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर 20 पे होगा भाई। 20 पे। तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो 20 से तो ज्यादा पे बनेगी, 20 से ज्यादा पर बनेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपने 4 ऑप्शन इतना सिर्फ देख के बता सकते हो, ये सिर्फ देख के बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 5 सेकंड माइंड में लॉजिक लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हो। और आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, मतलब एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें डिस्टेंस 10 से कम 20 से कम था, तो वो तो हो ही नहीं सकता, आपने रिजेक्ट कर दिया लॉजिक लगा के। इतना तो ऑब्जर्व करके तुरंत बता दोगे। मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आप तुरंत देख लोगे कि इसका अच्छा 20 से तो ज्यादा आंसर आएगा, 20 में ऑप्शन देखे वहां पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे करके। तो 4 में से मान लो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिला, मान लेते हैं हम एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जिसमें डिस्टेंस 20 से कम था, बोले हटा ये तो हो नहीं सकता। अब रह गए 3 में फिर आपने देखा कि 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें से तीनों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस दिए, जैसे 30 दिया था, 40 दिया था और 60 दिया था, ऐसे मान लेते हैं, सपोज करिए। अब आपने कहा कि यार ये 30 है, 60 है और 40 है, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। और उसमें फिर एक मैंने बात अभी बताई कि अगर इमेज दूर बनती है, इमेज अगर दूर बनती है तो बड़ी बनेगी, ये बताया था। यस सर। ठीक, एक और चीज हमें ये पता लग गया कि सामने बनेगी इमेज, सेंटर ऑफ फोकस तो सेंटर से दूर बता रहे, सामने बनेगी तो रियल बनेगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। अब वो जो 3 ऑप्शन थे, उन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ये दिया था कि इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, 20 से तो ज्यादा दिया है डिस्टेंस, लेकिन वर्चुअल मतलब पीछे बन रही है, तो वो ऑप्शन भी आपने आउट कर दिया। पहला वैसे आउट कर दिया, दूसरा वैसे आउट कर दिया। अब रह गया तीसरा, चौथा ऑप्शन, 2 रह गए जिसमें डिस्टेंस 20 से ज्यादा ही था। तो उसमें ऑब्जेक्ट का साइज, सॉरी इमेज का जो साइज है, एक में बड़ा दे रखा था 2 सेंटीमीटर से, एक में छोटा दे रखा था। तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे? अगर हमें पता लग गया है कि इमेज दूर बन रही है तो बड़ी बनेगी, तो जो बड़ा वाला साइज होगा वो आंसर हो जाएगा। एक में ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज 1 सेंटीमीटर दिया था और एक में ऑब्जेक्ट इमेज का साइज 4 सेंटीमीटर दिया था। कौन सा सेलेक्ट करोगे? 4। तो ये कुछ लॉजिक आप लगा के क्वेश्चन, अच्छा मैंने 4 ऑप्शन डिफरेंट लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कई बार ऑप्शंस में आंसर छुपा होता है, वो आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करोगे तो ये चीजें सीख जाओगे। और ये अभी मैंने समझाया तो मुझे टाइम लगा, लेकिन जब मुझे कहा जाएगा या आपको कहा जाएगा तो ये लॉजिक लगाने में आपको हार्डली 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तुरंत सोचो, आंसर टिक करो, रेदर कैलकुलेट करने से अच्छा है कि उसको लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन ऐसे लॉजिक से हो ही जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वहां आपको कैलकुलेशन चाहिए करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन ये ऐसे लॉजिक अक्सर काम आ जाएंगे आपके। और आगे मैं टेबल बनाऊंगा तो उसमें मैं बता भी दूंगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। इसमें टाइम लगता है इन चीजों को सीखने में, मिरर में मैं बता दूंगा तो लेंस में भी यही चीजें काम आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए ऑप्टिक्स में टाइम लगता है क्योंकि इसमें सीखने की चीजें ज्यादा है, कैलकुलेशन सिंपल है, हाई फाई कैलकुलेशन नहीं होती कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हाई फाई क्वेश्चन बनते, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला
इसमें हम लगा देंगे। वैसे तो हमें अंदाजा लग चुका है कि इमेज हमारी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रही है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं तो कुछ बच्चों को साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करना है उसका आइडिया मिल जाएगा। तो फोकल लेंथ भले ही 10 दे रखी है, मैं इसको कॉनकेव मुझे दिख रहा है, ठीक है, कॉनकेव दिख रहा है तो मैं माइनस ही लेके चलूंगा, ध्यान रखना। अच्छा, पहले से माइनस दे रखी हो, मालूम पड़ा ये माइनस लगा हुआ था, बोले सर आपने कहा था, आपकी बात तो टाल ही नहीं सकते, आप जो कह देते हो आपकी बात को तो हम बिल्कुल जो है परम मानते, मतलब आपने कह दिया तो वो बोले सर आपने कहा तो इसलिए हमने कहा कि माइनस आपने कहा था तो माइनस सर था और एक माइनस हमने लगा दिया, प्लस कर दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, मैंने कहा था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हर हाल में नेगेटिव करनी है, पहले से है तो रहने दो और नहीं है तो कर दो, ठीक है। तो ये माइनस साइन है और अब इसके बाद 1/v हमें निकालना है, तो ये अपने आप साइन के साथ आएगा। ऑब्जेक्ट सामने है, u की वैल्यू तो मैंने बताया था सामने होता है तो नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। तो यहां से आप चाहो तो पोल ये है और पोल से ऐसे जाएंगे और ये वाला जो डायरेक्शन है मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, मोस्टली आप जानते होंगे, 12th वाले बच्चे को पहली बार सिखाते हैं, पर फिर भी मुझे पता है कई बच्चे क्लास कर रहे हैं, ऑप्टिक्स उनका बिल्कुल वीक होगा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, आप समझ लो इसको। इस डायरेक्शन में अगर रेज जाती है, इस डायरेक्शन में रेज जाती है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अब आपने कहा सर वो कैसे डिसाइड करेंगे, रेज तो इधर भी जा रही होंगी, बिल्कुल बात सही है, ऊपर भी जा रही होंगी, नीचे ऑब्जेक्ट से सभी डायरेक्शन में निकल रही होंगी, तो भैया इस रेज का करोगे क्या, ये जो रेज जा रही है ये इसका क्या करोगे, ये मिरर तो इधर है ना, हमको इमेज इधर से मिलेगी ना, इधर से थोड़ी मिलेगी, तो हमको ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। आपने कहा सर हम तो इधर भी मानेंगे, इधर भी मानेंगे, तो उधर कहाँ, मिरर थोड़ी है, मिरर तो इधर है। आपने कहा इधर रख दें तो हटाओ इसको इधर, इधर तो फिर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। जिधर मिरर रखा होगा उस डायरेक्शन में रेज जाएंगी, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। और सारे डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं, कोई जरूरी थोड़ी फिगर ऐसे आए, मिरर इधर भी रखा हुआ हो सकता है, तो फिर इधर जाएंगी रेज, वो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये एरो और इस एरो का डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस आ गया। या मैंने एक सिंपल सी बात बताई है, इसमें भी मत जाओ, अगर मिरर के सामने है तो नेगेटिव, मिरर के पीछे है तो पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/15 माइनस का 1/10 और ये आपका एलसीएम 30 हो गया, तो 15 से ये 2 और -3, तो v की वैल्यू माइनस का 30 आ गई। माइनस का 30 ये सिंबलाइज कर रहा है, बता रहा है कि इमेज 30 सेंटीमीटर में बनेगी, और माइनस साइन क्या बता रहा है, सामने बनेगी कि पीछे बनेगी। v नेगेटिव का मतलब सामने, v पॉजिटिव का मतलब पीछे, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। और कहां बनेगी, मिरर के सामने, मिरर के सामने, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे और फर्दर, तो इमेज की लोकेशन हमें पता लग गई, यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, पर हमें जो इसमें जो शो करना है, यहाँ 15 से डबल इधर 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 इमेज बनेगी। अब देखिए ये 15 है और यहाँ से 30 सेंटीमीटर इधर होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा है, रिफ्लेक्शन तो है पर उसके नीचे आ गया। अब यहाँ पे वैसे आप देखो ऑब्जेक्ट से डबल डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इससे डबल है, तो सिंपल सा एक लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा था वो एकदम स्ट्रेट फॉर्मूला था। तो आप देखो इमेज से, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से अगर डबल हो ना, अगर डबल हो तो इमेज का साइज भी डबल होता है, और डिस्टेंस अगर ट्रिपल हो तो इमेज का साइज भी ट्रिपल होता है। अगर डिस्टेंस क्वाड्रपल हो, 4 गुना, तो इमेज का साइज भी 4 गुना होगा। सिंपल लॉजिक होता है। तो आप देख सकते हैं ये 15 है, ये 30 है, तो इमेज का साइज भैया 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब 2 सेंटीमीटर का 2 गुना, यानी 4 सेंटीमीटर साइज की इमेज बनेगी। उल्टी बनेगी क्योंकि सामने है, सामने है तो रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है, इसलिए इमेज का जो साइज होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। ये हमें पता लग गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हो, प्रॉपर कर सकते हो। मैंने कहा 15 का 30 आ गया, तो 30 डबल है तो इमेज का साइज डबल कर दो, सामने इसलिए उल्टा कर दो, ये इमेज बन गई, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि नहीं हमें सॉल्व करके देखना है, तो सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। m की वैल्यू -v/u I/o, तो m अभी हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस v की वैल्यू माइनस का 30, u की वैल्यू सामने माइनस का 15, ठीक है, इक्वल टू i निकालना है हमको, और ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो ये प्लस का 2, ऊपर रखा हुआ है प्लस का 2, तो माइनस, हाँ बोलो बोलो, माइनस और माइनस ये चला जाएगा, ये माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2। यहाँ इसका मतलब समझे, जो मैग्निफिकेशन है ट्रांसवर्स वाला है, ये ध्यान रहे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 आया। इस -2 का मतलब समझ रहे हो,
नेगेटिव साइन अभी मैंने लिखाया था कि एम नेगेटिव का मतलब इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, माइनस साइन ये बता रहा है, और 2 क्या बता रहा है, डबल साइज की है। ठीक है, वो हमें वैसे यहीं से पता लग गया था। यहाँ मैंने कहा ना, यहीं चाहो तो क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको टाइम बचाना हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये काम आपको यहीं से पता लग जाएगा। मैंने सिंपल सी एक बात बताई और हमेशा वैलिड है कि ये डिस्टेंस अगर डबल होगा तो इमेज का साइज भी डबल होगा। मत करो ये कैलकुलेशन, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर डिस्टेंस ट्रिपल होगा तो 3 गुना हो जाएगा इमेज का साइज। बस उसमें ये देख लेना कि सामने है तो रियल के साथ साथ इन्वर्टेड आएगी, और अगर पीछे आ रहा है वो यहां से साइन का पता लग जाएगा। मतलब यहीं तक लास्ट आपको करना है, यहीं तक। तो ये माइनस साइन है तो सामने है, और अगर प्लस आता तो पीछे होता। साइज में कोई अंतर नहीं आता, ध्यान रखना। साइज में अंतर केवल लोकेशन, नीचे लटकी हुई इमेज ये ऊपर हो जाती है, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट होती। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो ये कैलकुलेशन आप बचा सकते हो। अब ये आ गया आपका आई बाई, और ऑब्जेक्ट +2, प्लस क्यों लिया, ऊपर है। अब इसको 2 को इधर ले आओ तो आई की वैल्यू -4 सेंटीमीटर। अगेन आप कह सकते हैं माइनस साइन का मतलब इमेज नीचे। मैंने आपको 3 साइन कन्वेंशन बताए थे, तो तीसरा वाला यही था कि अगर ऑब्जेक्ट या जो भी है वो ऊपर होता है तो प्लस साइन, नीचे होता है तो माइनस साइन। ये माइनस साइन बता रहा है इमेज नीचे लटकी होगी और 4 सेंटीमीटर उसका साइज होगा। ठीक है, तो अब इसमें 3 चीजें क्वेश्चन में पूछी थी। 3 चीजें क्या थी, इमेज की लोकेशन ये आ गई, नेचर हमें पता लग गया नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड है, साइज पता लग गया 4 सेंटीमीटर की है, डबल साइज की है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को और एक तरीके से आप चाहो तो अप्रोच कर सकते थे, और एक तरीका ये है कि पहले m निकालते, f अपॉन वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। जैसे इसी को दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे। मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप यहां तक अगर किए तो इसके आगे ये कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहें तो दूसरे तरीके से ऐसे कर लो, mt = f अपॉन f माइनस यू। ये फॉर्मूला भी बताया ना मैंने आपको। तो अब इसमें आपको f पता है तो f को साइन के साथ रखना है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ बच्चों, मैंने कहा ना ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल बिल्कुल टफ नहीं है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, ओवरऑल टेस्ट में अच्छा किया है कई बच्चे ने। ठीक है, तो उनको ये सब चीजें आती है, लेकिन एवरेज बच्चे को यही दिक्कत आती है, और बिलो एवरेज को तो कुछ बेचारे को समझ में नहीं आता, वो तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो मुझे तो सबके हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन कन्वेंशन सबसे बड़ी मुश्किल है, बच्चे को नहीं समझ में आता। तो मैं एक एक दो क्वेश्चन ऐसे बीच में पिक कर रहा हूँ कि जिसको अगर आप समझ लोगे तो साइन कन्वेंशन की दिक्कत दूर हो जाएगी। जैसे मैंने अभी ये फॉर्मूला जब लिखाया था और ये I/O ऊपर लिखाया था ना, उसमें से 2 स्टेप ले लिए, तो f अपॉन f माइनस यू I/O। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ u I/O सबको मैंने कहा था साइन के साथ रखेंगे, तो -10, ये फोकल लेंथ -10, ऑब्जेक्ट u। अब ये माइनस है तो ये माइनस तो पहले से परमानेंट है, ये u को साइन के साथ रखेंगे तो यहाँ पे u की वैल्यू सामने है इसलिए 15 माइनस के साथ आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 10, ये +15 और -10 यानी 5। ठीक है, तो mt की वैल्यू यहां से देखो तो -2 आ गई जो हमने यहाँ निकाला था। और अब इसके बाद I/O, O की वैल्यू ऊपर है तो +2, तो I आ गया -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, दिस वे यू कैन सॉल्व इट। हाँ, इसमें इस तरह से सॉल्व किया तो हमें ये v की वैल्यू नहीं पता लगी। फिर जैसे कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, लोकेशन ना पूछ रहा हो, केवल पूछ रहा हो इमेज का साइज और नेचर बताओ, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो। इसमें ये होगा कि ये वाली कैलकुलेशन आपकी बचेगी, फिर आप यहां से सीधे डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द साइज एंड नेचर, तो वैसे ही बता सकते थे आप। सामने 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था तो आपको इतना आभास हो गया F और C के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इसके बाद ही बनने वाली। वो टेबल भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये F और C है, इसके बीच में है, तो अब आप इसको यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी, इधर कहीं इमेज बनेगी, तो रियल और इन्वर्टेड होगी। ये नेचर तो ऐसे ही पता लग जाएगा, लेकिन जब ये डिस्टेंस पता लगेगा कि इमेज का कितना होने वाला है, उतने ही टाइम्स इमेज कर देंगे। अगर आधा है तो आधा टाइम्स कर देंगे, अगर डबल है तो डबल 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से चाहो तो आप सॉल्व करके केवल इमेज का साइज और नेचर बताना हो, पोजीशन ना बतानी हो, तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको साइन प्रॉपर रखना आना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए।
और ये सब आएगा जब आप काफी सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। मैंने ये शीट जो रख दी है आपको, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं है, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। जो भी थ्योरी का पार्ट हम कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और है, हालांकि थोड़ा टेबल हम डिस्कस करते तो उसके साथ उसको डिस्कस करने के बाद बताता, पर कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं। आप में से मोस्टली बच्चे काफी कुछ पढ़े हुए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा मिरर है, क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसकी रेडियस आपको दिखाई देगी 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, इतना तो मैंने बताया आपको। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट भी कहां पे रखा भैया, रेडियस से ज्यादा जरूरी है फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ ये 10 आ गई, और ऑब्जेक्ट भी कहां रखा, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे। बोलिए, तो क्या मैं कह सकता हूं ये ऑब्जेक्ट जो रखा है वो फोकस पे रखा है? बोलो। यस सर। नो सर, फोकस पे नहीं रखा। फोकस कहां होगा, यही तो मैंने इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है। वो फोकस एफ पॉइंट को देख के आप कंफ्यूज ना हो, पॉइंट जो एफ दिखाई दे रहा है उसको देख के कंफ्यूज ना हो। आप देखिए कि जब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस तो भैया इधर होगा, सेंटर इधर होगा, ऐसे है ना इसका। तो आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, कुछ बच्चे इसी को लेके कंफ्यूज हो जाते। रेडियस 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और सामने 10 पे रखा है, तो बच्चे सोचते हैं कि फोकस पे रखा है, और फोकस की इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो कुछ बच्चे इसका आंसर इन्फिनिटी टिक कर आएंगे, लेकिन ध्यान रहे ये फोकस इधर हो ही नहीं सकता। भले यहाँ एफ लिखा हुआ, वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ, फोकस तो इधर होगा, सेंटर भी इधर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो एक इस तरह की गलतियां होती है। अच्छा, इसमें और भी गलती करते, जैसे ये डिस्टेंस, ध्यान से देखना, अगर इसकी रेडियस समझने का है, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। रेडियस दे रखी थी क्वेश्चन में 20, और ये डिस्टेंस भी 20 दे दिया, तो बच्चे को क्या लगता है, रेडियस भी 20, सेंटर भी 20 पे होगा, 20 पे रखा है, यानी सेंटर पे रखा हुआ है। तो सेंटर की इमेज कहाँ बनती है, सेंटर की इमेज कहाँ बनती है, सेंटर पे ही बनती है। ये तो पढ़ा होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा, सेंटर पे बनती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतना तो कॉमन सेंस कोई भी लगा के बता सकता है कि सेंटर इधर कैसे होगा यार, सेंटर इधर तो हो ही नहीं सकता ना। कर्वेचर जब ऐसे है, कर्वेचर जब ऐसे है तो सेंटर तो इधर आएगा। भले ही r 20 दे रखा है, ये डिस्टेंस भी 20 दे रखा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का बच्चा लॉजिक लगाता है, जबरदस्ती का लॉजिक लगाता है कि जो इमेज बनेगी वो सेंटर पे रखा हुआ, सेंटर पे बनेगी। तो पहली बात तो सेंटर पे नहीं रखा, 20 सेंटीमीटर पे रखने का मतलब ये थोड़ी कि सेंटर पे रखा है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सेंटर है, यहाँ पे सेंटर तो इधर होगा। तो सेंटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर पे बनती है, पर ये तो सेंटर पे है ही नहीं, ये तो सेंटर पे है ही नहीं। उसी तरह से मैंने कहा था कि अगर ये डिस्टेंस 10 कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्योंकि रेडियस 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बच्चे को क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ भी 10 है, तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा। और यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं एक पॉइंट एफ बना भी दिया है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। वो तो आपको लॉजिक लगा के देखना होगा कि फोकस तो इधर हो ही नहीं सकता, भले एफ लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है, एफ ही तो लिखा है, वो ये थोड़ी कहा है कि फोकस का है। एफ लिखने का मतलब ये थोड़ी फोकस है। वो लिखता तो फिर ऐसे लिखता, लिख भी दे तो भी नहीं मानेंगे, फोकस तो इधर ही होगा, ठीक है। एफ लिखने का मतलब फोकस थोड़ी होता है। ये सेंटर है, और सेंटर और इसके बीच में हमने देखा फोकस आता है। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और इनमें कॉमन मिस्टेक होगी। अब जैसे अगर मैंने कहा 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो बच्चा सोचेगा फोकस पे रखा है, फोकस की इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, तो आंसर एक इन्फिनिटी दिया भी होगा, और आप उसको टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। या मान के चलिए ये रेडियस 20 है और ये 20 होता, तो दूसरी गलती ये करेंगे कि ये 20 पे, सेंटर भी 20 पे, इधर तो ये लिखा आएगा नहीं, ये तो मैंने बताया ना, वहां तो ये फिगर बना हुआ आएगा, ये तो आएगा ही नहीं वहां पे। तो बच्चा सोचेगा r 20 है, ये 20 पे रखा है, तो सेंटर यहाँ होगा, तो सेंटर यहाँ हो नहीं सकता, सेंटर तो इधर ही होगा। और हम सोचते हैं सेंटर की इमेज सेंटर पे ही बनती है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर आपको 20 भी दिया होगा, वो भी आप गलत कर जाएंगे अगर ऐसा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है,
कई बार क्या होता है, इसको आसान समझ बैठते हैं, बोले अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था, और पेपर दे के निकलते हैं, अरे वो देखा था वो वाला क्वेश्चन कितना इजी दिया था, कि वो पूछा दोस्त ने कि कौन सा वाला, क्या अरे वो ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन आया था, वो कॉन्वेक्स लेंस जो था, वो कॉन्वेक्स मिरर जो था, वो 20 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी थी, और वो अच्छा दोस्त ने भी कहा हाँ आया तो था, लेकिन फिर जब आपने एक्सप्लेन किया, दोस्त आपका होशियार था कि अरे उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी थी और 20 सेंटीमीटर भी ऑब्जेक्ट रख दिया था, तो देखिए ऑब्जेक्ट को सॉल्व ही नहीं किया मैंने, तो ट्रिक कर दिया तुरंत, 20 का 20 पे बनेगा। तब दोस्त ने बताया कि वो सामने रखा हुआ था, कॉन्वेक्स मिरर था, वो सामने रखा है तो सामने थोड़ी सेंटर होगा। तब याद आता है कि ये क्या करें, ऐसा होता है एग्जाम में, सिली मिस्टेक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, खैर मान के चलिए ये पॉसिबिलिटी है। अब आपको अगर सॉल्व करना हो, या 10 पे रखा है, सॉल्व करना हो तो फिर वही फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u फॉर्मूला लगाएंगे। अब ध्यान रहे फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस के साथ ही होती है ये तो हमेशा। अब ये v हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट मैंने 20 कर दिया है, 10 की जगह आपका वो 10 ले लेंगे, तो ये सामने है, ठीक है, सामने है तो नेगेटिव आएगा 20। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, आपने कहा 10 ले लेते, कट जाता, कटेगा कैसे, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बल्कि ऐड होगा। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका 1/v = ये इधर आएगा 1/20 इधर प्लस के साथ, और 1/10, तो दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 3/20 आ जाएगा। तो v की वैल्यू प्लस का 20/3 सेंटीमीटर आ गया। ये प्लस पता है क्या बता रहा है, प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है कि इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी, मिरर के पीछे बनेगी। और अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था आपसे, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि इमेज जो बनती है वो वर्चुअल ही बनेगी अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल ही बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो। आपको मेरी बात समझ में आ रही हो शायद? यस सर। ठीक है, तो इमेज वर्चुअल ही बनेगी, तो ये +20 बता रहा है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनेगी। अच्छा 20/3 का मतलब हो गया, पता है कितना, 6.67 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये 20 है और ये डिस्टेंस 6.67 है, 1/3 है इसका। तो आपको अभी मैंने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई, क्या बात बताई, कि अगर इमेज पास बनेगी तो छोटे साइज की होगी, और दूर बनेगी तो बड़े साइज की होगी। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस 1/3 अगर है तो इमेज का साइज 1/3 होगा। 1/3 होगा। और ये क्वेश्चन में कितना दिया है, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट का साइज भी दे रखा है, एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में। 1 सेंटीमीटर लिखा है इसमें। ठीक है, तो आप बता सकते हैं 1/3 साइज की इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे भैया यहाँ से डायरेक्ट कर लो यार, टाइम बचाना है, आप टारगेट की तैयारी के बच्चे हैं, 12th वाले नहीं कि बहुत बेसिक कैलकुलेशन करें। 1/3। अच्छा इमेज सीधी बनेगी कि उल्टी बनेगी, ये भी तो देखना पड़ेगा। सीधी बनेगी। इमेज सीधी बनेगी क्योंकि वर्चुअल इमेज है और सीधी बनेगी। अच्छा ये जो डिस्टेंस है, मैंने कहा यहाँ पे फोकस है और ये 6.67 है, तो ये डिस्टेंस 10 है और हमको उससे कम डिस्टेंस करना है, तो इमेज यहाँ बनेगी थोड़ा सा पहले, और ये 1/3 साइज की बनेगी ऐसे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो गई, इसकी लेंथ कितनी आएगी भैया, ये 1 सेंटीमीटर, तो 1/3 सेंटीमीटर डायरेक्ट कह सकते हो। ये 20/3 के डिस्टेंस पे मत करो कैलकुलेट, क्योंकि टाइम भी तो बचाना होगा एग्जाम में आपको। ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में ये v की वैल्यू आएगी उसी प्रोपोर्शन में आप इमेज के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ ये थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है कि वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी, इसलिए ऊपर बनाई, अगर सामने बनती तो नीचे बनती। ठीक है, इन्वर्टेड बनती। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही हो आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, एक तो ये सिली मिस्टेक इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं, r की वैल्यू 20 या f की वैल्यू 10 दे दी और ये सामने ऑब्जेक्ट 20 या 10 पे रख दिया, तो उसमें सबसे पहले बच्चे को एक ही बात क्लिक करती है जो नहीं करनी चाहिए कि अरे ये तो सेंटर पे रखा है, अरे ये तो फोकस पे रखा है। तो उसकी इमेज तो सेंटर पे, फोकस की इन्फिनिटी पे, और वो ऑप्शन में भी आंसर दिए होते हैं, ठीक है। तो बच्चे को लगता है कि मेरा सवाल तो सही हो गया, टिक करके आगे बढ़ जाता है, उसका ध्यान ही नहीं जाता कि ये सेंटर फोकस यहाँ हो ही नहीं सकते। कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो ये इधर ही आएंगे, सामने तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें पक्का मान के चलिए कि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया होगा उसके माइंड में ये थॉट जरूर आया होगा कि बच्चा ऐसी गलती करेगा, तो चलो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता हूँ और इसमें ऑप्शन भी ऐसे ऐसे डाल देता हूँ कि जिसमें वो बच्चा कंफ्यूज हो ही जाएगा, कोई ना कोई तो जाल में फंस ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसी में एक दो एग्जांपल और हैं, अच्छे हैं। ये जो 7th 8th में अभी दिखा रहा था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां तक हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो पढ़ ही लिया, अभी एरिया मैग्निफिकेशन की बारी है। और भी चीजें इसमें हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब इसमें से दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते ही हैं, 7 और 8। कोई भी एक मैं एक बता देता हूं आपको। इसमें जैसे 7th वाला ले लेते हैं, 8th वाला आप ट्राई कर लेना, दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है। कह रहा है अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f such that its image which is real का मतलब सामने होगी, elongated का मतलब बड़ी होगी, जाहिर सी बात है दूर बन रही होगी। फिर elongated का मतलब दूर बन रही होगी। बड़ी इमेज कब बनेगी? elongated मतलब बड़ी, ठीक है। diminished का मतलब छोटी, diminished कई बार बोलते हैं मतलब छोटी, elongated मतलब बड़ी। बड़ी किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इमेज बड़ी बनेगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से दूर बनेगी। और आगे क्या कह रहा है? जस्ट टचेज द रॉड, रॉड को टच भी करती है, इमेज टच करती है, तो एक एंड टच कर रहा होगा, ठीक है। फाइंड द मैग्निफिकेशन। अब देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया लॉजिक है क्वेश्चन में। जिस बच्चे ने लॉजिक लगा लिया क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा जिस बच्चे ने लॉजिक लगा लिया। तो रॉड की लेंथ f/3 है, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ f है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सामने मैं फिगर बनाता हूँ। इसमें जिस बच्चे ने फिगर बना लिया ना सही, वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ f है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये मैंने रख दिया, और ऑब्जेक्ट की लेंथ f/3 दे रखी है, ठीक है। कह रहा है कि इसकी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, यानी सामने ही बनेगी, ठीक है। अब सामने यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया है कि रियल के साथ साथ एलोंगेटेड यानी बड़े साइज की बन रही है। तो पक्का है कि इसके इधर बनने वाली है, एलोंगेटेड मतलब बड़े साइज की, बड़ी बनने वाली। और क्या कह रहा है कि इस इमेज का एक इमेज जो है ऑब्जेक्ट को टच कर रही है, तो टच ये ऐसे कर सकती है, इस तरह से, ऐसे एक एंड दूसरे एंड को टच करेगा, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करें, जैसे इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, और मैंने बताया था इमेज पलट जाती है, तो ए का ए डैश यहां और बी का बी डैश यहां होगा। हमसे क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पूछा है, तो मैग्निफिकेशन हम निकाल लेंगे अगर ये साइज पता लग जाए, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज हमको f/3 दे रखा है क्वेश्चन में, बस ये साइज निकालना है। लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी होगी, ऐसे उसमें सारे पॉइंट्स की इमेज नहीं निकालते, हमको ए और बी के लिए कैलकुलेट करना होता है क्वेश्चन में। कभी ऐसा हो एंड के निकाल लेते, बीच के तो सब मिल ही जाएंगे। नाउ सी, यहाँ पे जो ए से बी तक है, तो एक चीज पक्का है, मैं कह सकता हूं, मैंने कहा था, अभी समझाया भी था कि यहाँ पे ये ए बी है, 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा ए डैश। यस, ये ऐसे है, तो मैंने कहा था ऐसे पलट जाएगी। तो एक चीज आपको समझने की है कि ए का जो इमेज आया ए डैश, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब ये पॉइंट क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। क्योंकि आप जानते हो, मैंने अभी नहीं पढ़ाया, मैं आगे टेबल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का था, तो मैंने सोचा कि चलो यही डिस्कस कर देते हैं। बट इतना आप जानते हैं कि अभी मैंने बोला भी था, सेंटर की इमेज कहाँ बनती है? सेंटर पे। तो ए की इमेज ए डैश पे बन रही है, तो पक्का ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसकी रेडियस के बराबर, या मैं कहूँ 2f के बराबर, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पक्का सी होगा। तो हमको देखिए क्या एक फायदा हो गया कि ए के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ए की लोकेशन पता लग गई, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अब बारी है इसको निकालने की, बी को, और बी के लिए v हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पता लग जाएगा तो ये डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा, लेंथ पता लग जाएगी इमेज की। और इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए, ये u पता होना चाहिए। तो ये u तो मुझे पता लग जाएगा, कैसे भाई? ये 2f है, ये 2f है, उसमें से f/3 कम कर दूंगा, उसमें से 2f में से f/3 कम कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा यहाँ की इस पॉइंट की, पॉइंट बोल रहा हूं मैं, बी पॉइंट की इमेज बी डैश, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भैया? 2f है ना टोटल, 2f, ये रेडियस के बराबर हो गया, सेंटर हो गया ना, तो ये 6 और ये 5f/3 हो गया, ठीक है। अब मैं सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f = 1/v माइनस 1/u। लेंस में माइनस आता है, कंफ्यूज मत हो जाना, मिरर और लेंस के फॉर्मूले में यहाँ बस कंफ्यूजन हो जाता है कई बार,
ठीक है, 1/f। तो अब ध्यान रखना f को जब रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे। बोले सर दिया तो था नहीं वहां, तो क्वेश्चन में f कहा था, मैंने वही तो सावधान किया भाई आपको। ये गलती करोगे, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आज की क्लास में यही चीजें समझनी है आपको, ये गलतियां ना हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑप्टिक्स पढ़ा भी है लेकिन सिली मिस्टेक करते रहते हो, और वो क्वेश्चन आपको परेशान भी करते हैं। और सिली मिस्टेक यही होती है कि क्वेश्चन आप करोगे और समझ में नहीं आएगा कि क्या गलती हो गई। साइन कन्वेंशन तो आपको भले ही फोकल लेंथ क्वेश्चन में f दिया है, लेकिन फोकल लेंथ f अगर दिया है तो इसमें माइनस का 1/f रखेंगे क्योंकि कॉनकेव है। ठीक है, अब इमेज हमें निकालनी है, इमेज हमको निकालनी है 1/v, और ये ऑब्जेक्ट सामने है तो ये आ जाएगा माइनस का 3/5f, सामने है इसलिए माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/v इक्वल्स टू 3/5f, 3/5f और ये माइनस का 1/f, तो ये आपका 5f आ गया, 3 और माइनस का 5, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 5f/2। ये जो माइनस साइन है इससे ज्यादा परेशान नहीं होना। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो बनेगी वो सामने बनेगी, माइनस साइन ये बता रहा है, और इमेज जो सामने बनेगी तो ये हमें डिस्टेंस पता लग गया भैया 5f/2, 5f/2 पता लग गया। नाउ सी, ये हमें पता है 2f, यहां तक 2f है और ये 5f/2, ऐसे मत सोचो सिंपल 2f है और ये 2.5 है, ये 2f है ये 2.5 है, 2.5 हो गया ना, तो ये लेंथ कितनी बची फिर? अरे यार 2 है और 2.5 है, ये नहीं बता पा रहे हो, आधा ही तो आया f/2। क्वेश्चन में पूछा मैग्निफिकेशन बताओ, लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन। मैंने आपसे क्या कहा था, साइन वाइन के चक्कर में मत पड़ो, आप सिंपल देखो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज f/2 और ये f/3, तो f से f तो गयो, ये आ गया आपका 3/2। अब आप साइन लगा लो, अब आप साइन लगा लो, क्योंकि पता है इमेज सामने है और सामने है तो रियल है, और रियल है तो n का साइन कैसा आएगा, बोला तो करो। ये फाइनल आंसर, अभी 3/2 छोड़ दोगे और वहां ऑप्शन में 3/2 भी और -3/2, आप 3/2 करें गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने कहा भी था आप इसके चक्कर में ना पड़ के पहले सॉल्व कर लिया करो, फिर साइन को सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें। ठीक है, ये आ गया आपका साइज ऑफ इमेज f/2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट f/3 दिया था तो ये 3 ऊपर आ गया 3/2, लेकिन आंसर में मान लो 3/2 ऑब्जेक्टिव है, प्लस का 3/2 माइनस का 3/2 आपने निकाला, खुशी के मारे टिक कर दिया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, सामने बन रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे, तो ml की वैल्यू माइनस का 3/2 विल बी द राइट आंसर। आपको बात समझ में आई कुछ? ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इसी तरह का है, आप उसको ट्राई करिएगा, कर लेंगे। इसी में एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 मिलीमीटर इज केप्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन का केस बनेगा ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ एक चीज समझनी है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 1 मिलीमीटर है, यानी अगर आप थोड़ा सा गौर करें डेटा पर तो 1 मिलीमीटर और इधर 20 सेंटीमीटर को 200 मिलीमीटर कह सकता हूं मैं, 200 मिलीमीटर बोल सकता हूं इसको। ठीक है, 200 मिलीमीटर, तो आप उसके कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर को छोटा कहेंगे। तो देखिए वो वाला क्वेश्चन भी आ गया, जब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर नियर एंड। हालांकि बहुत छोटी वैल्यू है तो नियर और फार एंड में बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। और फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, चलो इसको भी कर लेते हैं। उसके नीचे वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 5th वाला, वो HC वर्मा का है और वो भी अच्छा सवाल है, उसमें भी दोनों तरह के ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दोनों तरह के यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 4th वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो अब देखिए इसमें 4th वाला
An object of size 1 millimeter is kept parallel to principal axis of a concave mirror of focal length 20 centimeter. concave mirror है ये, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, लेकिन ध्यान रहे जब हम सॉल्व करेंगे तो -20 हमें यूज करना होगा। और ये सामने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत छोटा सा नन्हा सा ऑब्जेक्ट है 1 मिलीमीटर के साइज का, और इसका जो नियर एंड है वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आप एक चीज समझो, फोकल लेंथ 20 है तो वो 20 यहाँ कहीं होगा और सेंटर इधर कहीं होगा 40 पे। तो एक चीज आपको आइडिया लग गया होगा शायद मेरे ख्याल से कि फोकस यहाँ पे 20 पर, सेंटर यहाँ पे 30 पे, उसके बीच 40 पे, बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनने वाली है? सेंटर और इनफाइनाइट के बीच। सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। तो आपको एक अंदाजा ये भी हो गया होगा कि जो इमेज बनने वाली है वो बड़े साइज की होगी कि छोटे साइज की होगी? बड़े साइज की। बड़े साइज की होगी और 1 मिलीमीटर से बड़ा आएगा। क्वेश्चन में कह भी रहा है फाइंड द नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर पता लग गया क्या आपको? यस सर। हाँ, नेचर कैसे पता लग गया? सिर्फ इतना सा देख के कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर के बीच में, इसलिए इसकी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? वो सेंटर से बियॉन्ड बन रही है, तो बड़े साइज की बनेगी, रियल बनेगी। तो नेचर पता लग गया कि रियल और इन्वर्टेड आएगी, 1 मिलीमीटर से बड़ा साइज भी आएगा। नाउ अब इसमें देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये नियर एंड 30 पर है, तो इसका जो फादर एंड है ये अगर आप निकालोगे तो ये 30.1 मिलीमीटर पर आएगा। पर ऐसे क्वेश्चन में इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी भी नहीं है, क्योंकि ये 30 और ये 30.1 मिलीमीटर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ml निकालना होगा साइज निकालने के लिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू mt स्क्वायर। और mt स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे v/u का स्क्वायर कर लो या तो, पर मैं नहीं करूंगा। उसका कारण यह है कि अगर v/u मैंने लगाया और इसका स्क्वायर करने लगा मैं, तो मुझे v निकालने की जरूरत पड़ेगी, जबकि v अभी मेरे पास है भी नहीं। हालांकि मुझे अगर पूछा जाता क्वेश्चन में कि इमेज की लोकेशन कहाँ पे है, तो अंदाजा तो लग चुका है कि 40 सेंटीमीटर के बाद में होगी। ये 20 फोकस और ये 40 सेंटीमीटर और इसके बाद बनेगी, तो हमारा जो इमेज का डिस्टेंस आएगा वो 40 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा आएगा। अब कितना ज्यादा आएगा वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर क्वेश्चन में डिमांड नहीं कर रहा है, तो मैं ये v नहीं निकालूंगा, और इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, यस f/f-u mt की वैल्यू है। देखिए यही टाइम बचाना हमें आना चाहिए, यही टाइम बचाना हमको अगर आ गया तो एग्जाम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, यू विल बी एबल टू स्कोर मोर। ठीक है, तो ये f/f-u, और साइन मत लो, साइन बाद में लगा लेंगे। ml की वैल्यू हमें पता है साइन नेगेटिव आएगा, तो पहले से यह लगा के चलो। अभी जैसे पूछा था अपने से किसी बच्चे ने, तो ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन है यहाँ पे, मैंने अब लगाया क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज 40 के बाद सामने बन रही है, 40 के बाद सामने बन रही है, और सामने बनेगी तो रियल बनेगी, तो वो मैं माइनस साइन लगा सकता हूँ बाद में। ठीक है, तो ये आप इसको एज सच यूज करिए। आप में से कोई बच्चे पूछा था कि ये ml की वैल्यू mt स्क्वायर क्या हमेशा पॉजिटिव आएगी? नहीं, वो तो बाद में लगा लेंगे। ठीक है, आप उसके चक्कर में मत पड़ो। ये है, अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए टाइम बचेगा फोकल, लेकिन फिर भी यहाँ आपने कहा सर स्क्वायर है तो इसको पॉजिटिव रख लें, क्या फर्क पड़ेगा? भैया नीचे भी तो देखना है, ऊपर से चलो ठीक है कोई बात नहीं, -20 रखो +20 रखो चलेगा, लेकिन नीचे अगर आपने सही साइन के साथ नहीं रखा गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसको +20 रख दिया और इसको रखा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो f की वैल्यू यहाँ पे -20, ये माइनस ये वाला, और u ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे 30 आपके मन में आएगा सर 30 लूं कि 30.1 लूं? ठीक है, या सर बीच में से ले लूं ये वाला बिल्कुल मिड में से, तो वो हो जाएगा 30.05। यार इतना प्रिसीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर तो 30 ले लो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि बीच में से मिड पॉइंट से ले लिया, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो आप इसमें -30 सामने है इसलिए -30। तो ऐसे सवालों में ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि आप एकदम प्रिसाइज कैलकुलेट करें। और इसका स्क्वायर, तो अभी ये कितना हो गया भैया? ये माइनस और माइनस, +30 +30 -20। ठीक है, +30 और -20। सपोज करो इसको माइनस के साथ आपने नहीं किया होता, तो +30 और +20 50 हो जाता, और अभी आएगा +30 -20 10 आएगा। ठीक है, तो -20 ऊपर बचा और नीचे +10 बचा और उसका स्क्वायर, तो ये 4 आ गया भैया। ये 2 आया, माइनस का स्क्वायर करेंगे 4। ये 4 ये बता रहा है कि ml 4 आया, इसका मतलब इमेज का जो साइज होगा दिस इज इक्वल टू I/O। I/O, तो इमेज का साइज आ गया यहाँ से, O कितना है? 1 मिलीमीटर, O की वैल्यू 1 मिलीमीटर,
तो इमेज का साइज आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलीमीटर आ जाएगा। इमेज का साइज 4 मिलीमीटर आ जाएगा। चाहो तो इसमें माइनस साइन भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी इमेज नीचे बनने वाली है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबी नीचे बनेगी। ऐसे करके जगह थोड़ा बोर्ड पे कम पड़ गई, ये 1 मिलीमीटर है, इसके नीचे बनेगी 40 सेंटीमीटर के बाद। ये सेंटर है, ये फोकस है, इसके बाद बनेगी थोड़ा सा इधर आके। ठीक है, डिस्टेंस हमने नहीं निकाला, अब निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन आई होप कि आपको ये साइन को लेके कोई कंफ्यूजन अगर आ भी रहा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बताया लेकिन बताने के बाद अप्लाई करने में थोड़ा सा मन में झिझक होती है, डर सा रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो आप बिना किसी झिझक के बिंदास आप इसको यूज करिए। साइन को अब आप चाहो तो जैसे ये 4 आ गया तो मैं इसमें चाहता तो मैं ऐसे करता, फिर ml इक्वल्स टू -4 और I/O ऐसे सॉल्व करता। अब मैं इसको माइनस मुझे पता है सामने है, और अब इसमें O की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर रख लिया है, ऊपर रख लिया, आपको नीचे रख लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो इमेज फिर ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू -4 मिलीमीटर आएगी। सही तो ये है, लेकिन ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इमेज रियल है, सामने है, इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्जेक्ट के इन्वर्टेड बनेगी। तो ये जब ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे मैंने बताया था, ये ऐसे इसमें ये वाला ये जो क्लिप है लगाने की ये ऊपर है, तो इमेज जो बनेगी वो पलट जाएगी, नीचे की तरफ पलट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के बाद। तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें गलतियां करते हैं, यही सीखनी है, इन्हीं चीजों को दूर करना है। आई होप कि आपको कुछ कंफ्यूजन तो दूर हो ही रहे होंगे, और भी कोई अगर आपको लगता है कोई डाउट मन में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें HC वर्मा का है, वो मैं बता देता हूँ, फिर आज की क्लास को यही रोकना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और है। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, अच्छा एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ वायर ABCD वेयर C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, वेयर C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन समझाने में आसानी रहेगी, आपको सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर एक वायर हमने यहाँ पे रखा है ABCD, और इस ABCD वायर में C सेंटर बताया, इसने C को सेंटर बताया है। तो ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, ABCD पावर कनेक्ट कर दूंगा इसमें। ठीक है, ABCD ABCD 30 सेंटीमीटर का ये वायर फ्रेम है, 10 ये 10 ये 10 ये। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इसकी जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, C सेंटर है। ठीक है, C सेंटर है। तो यहां तक आते आते थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे ही चुका हूं कि ये जो CD वाला पार्ट है ये सेंटर पे रखा हुआ है। तो आप जानते हैं CD की इमेज जो बनेगी वो सेंटर पे ही बनेगी। थोड़ा सा आइडिया होगा, ये C की इमेज सेंटर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। मैंने अभी ये चीजें पढ़ाई नहीं, आगे टेबल में बनवाऊंगा कल की क्लास में, उससे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इतना आता होगा। और जो मिरर है उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है। एक मिनट, इसको मैं हटाता हूँ। हाँ, तो ये रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया कि ये C जो है इसका सेंटर है, तो सेंटर है तो सेंटर में ये CD की इमेज CD बनेगी और सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इतनी बात समझ में आती है आपको? एग्री करते हो इस बात से? Yes sir. ये वाला C और ये D। अब ये जो AB वाला पार्ट है ये दूर है, आपको पता होगा ये दूर है, यानी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो अभी जैसे आपने बताया था ये इधर बनेगा, तो इसकी इमेज किधर बनेगी, इधर बनेगी। बोलो, देखो यार, ये सेंटर पे है, तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है पता है? सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। और पास बन रही है तो छोटी बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes sir. यस सर। और अगर छोटी बनेगी तो मैं ये पक्का कह सकता हूं कि अगर ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 10 से कम आएगी। अच्छा, ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट की इमेज ये C डैश हो गई, D पॉइंट की इमेज D डैश हो गई। ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है
और ये सेंटर पे क्योंकि ऐसे रखा हुआ तो इसकी इन्वर्टेड इमेज इसी साइज की आ जाएगी। तो ये साइज तो मुझे पता लग गया कितना, 10 सेंटीमीटर। इसका अभी आइडिया नहीं है कितना है, पर हाँ बी पॉइंट की इमेज बी डैश हो चुकी है और ये वाला पॉइंट जो होगा वो ए डैश होगा और बाकी का पार्ट ये जो बीसी वाला है उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये हम निकाल लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ मेरे पास नहीं है और ये वाली लेंथ मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस बी पॉइंट की इमेज बी डैश कहाँ बनेगी ये मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले आप बताइए ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ये सेंटर है और फोकल लेंथ 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 20 और इसमें से 10 सेंटीमीटर ये है, तो ये कितना हो गया भैया, 30। अब आप देखिए कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं, काफी क्वेश्चन तो आपका लॉजिक लगा के सॉल्व हो चुका है। ये जैसे लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब 1/f = 1/v + 1/u हमें लगाना है। फोकल लेंथ यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो फोकल लेंथ को -10 लिखेंगे और 1/v निकालना है। ऑब्जेक्ट सामने है, बी पॉइंट की इमेज बी डैश कहाँ होगी ये मुझे निकालना है। तो 30 पे सामने है इसलिए माइनस साइन लगाया साइन कन्वेंशन के साथ। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/v = 1/30, ये इधर आएगा प्लस का और ये आपका 3/30 ऐसे लिखा जा सकता है। तो माइनस का 2/30 तो v आ गया -15। ये माइनस क्या बताता है, इमेज सामने बनेगी और 15 सेंटीमीटर पे होगी। अब देखिए मैंने एक छोटी सी बात अभी आपसे कही भी थी, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, टारगेट के स्टूडेंट हैं, तो इमेज यहाँ 30 पे थी, सॉरी ऑब्जेक्ट 30 पे था, अभी इमेज कितने पे, 15 पे। तो मैंने कुछ समझाया था अभी आपको, जिस प्रोपोर्शन में डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है इमेज का साइज भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाता है। तो ये वाला 30 सेंटीमीटर है, अब ये 30 की जगह 15 पे बन रही है, आधे डिस्टेंस पे बन रही है। तो ये जो ए बी का साइज 10 है तो ये साइज कितना है, 5 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर पता लग गया। अच्छा ये जो BC वाला जो डिस्टेंस है बी डैश सी डैश वाला वो भी पता लग जाएगा। कैसे, ये 20 है, ये 20 है और ये 15 है, तो ये वाला डिस्टेंस 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ इमेज आ गया कितना, 10, 5, 5, 20 सेंटीमीटर इमेज का साइज हो गया। ध्यान रखना ऐसे सवालों में मैग्निफिकेशन नहीं पूछा जाता, क्योंकि मैग्निफिकेशन मीनिंगफुल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले दो केस में तो यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज हुआ और इस वाले केस में ये क्या यूज हुआ, लॉन्गिट्यूडनल वाला। लेकिन अगर पूछता है तो फिर वही साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज में बस, ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है, आप नोट करना चाहे नोट कर लो। एक छोटी सी बात इसमें मैं बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, जो हमारी कल की क्लास के डिस्कशन का पार्ट होगा और उसको मुझे समझाने में आसानी भी रहेगी कल की क्लास में, क्योंकि कल मैं आपको इसमें सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन पढ़ाते हुए आगे लेके चलूंगा। तो अभी ये आपने देखा कि ये जो वायर फ्रेम था यू आकार में, यू शेप में, ये वायर फ्रेम हमें मिला तो, लेकिन इसकी इमेज का जो शेप है वो यू जैसा नहीं था। तो मैं अभी पिछली क्लास में आपको एक चीज बता रहा था, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे हम एक ऐसे स्क्वायर रख देते हैं, इसी के प्लेन में ध्यान रखें, ये स्क्वायर, ये वही ए बी सी और डी ये स्क्वायर था। हमने अभी क्या पाया कि इसकी जो इमेज बन रही थी, मैं थोड़ा हटा के बना रहा हूँ, वो ऐसी बनी। यानी आप देखें ये वाला जो सी था ये सी डैश हो गया, ये आपका डी डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। तो ये जो एडी वाला पार्ट है, जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो एडी वाला पार्ट जो आता वो ऐसे ही तो आता, ऐसे ही तो आता। अब आप देखिए कि ये चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, मतलब मेरे कहने का 10 ये है, 10 ये मान लो 5 ही होता सपोज, तो ये रेक्टेंगल बन जाता, और ये 10 10 10 है तो ये स्क्वायर बन गया। मेरे बताने का पर्पज ये है कि ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसकी इमेज ऐसी मिलेगी। कैसी मिलेगी, ट्रेपेजियम टाइप की, नहीं ट्रेपेजियम ही कह सकते हो आप इसको, ये तो पैरेलल आएंगे, ट्रेपेजियम की 2 साइड पैरेलल होती है तो ट्रेपेजियम ही होगा, टाइप नहीं। और ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की इमेज ट्रेपेजियम मिलेगी। अब इसमें 2 सवाल हो सकते थे। एक सवाल तो ये कि ये 40 सेंटीमीटर का है सपोज करिए, 30 का तो दिया ही था उस क्वेश्चन में,
अब ये 40 का दे दिया, तो इसका पेरीमीटर बताओ इस इमेज का, इसका तो 40 है, इसका बताओ। तो आप देखिए ऑलरेडी 10 10 10 का 10 5 5 निकाल चुके हो, ये और निकालना है, तो ये निकाल पाओगे क्या? आसानी से निकल आएगा। मैं लेंथ पूछ रहा हूँ, वायर की लेंथ इमेज में, तो आप इसको कैसे निकालोगे? 5 देखो ये था, 5 ये था, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 बचा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इसमें, बोलो। देखो ये 5 था, ये 5 था, है ना, 5 ही तो हो जाएगा, टोटल 10 था, तो 5 ये 5 ये, तो 5√2 आ जाएगी ये वाली साइड, 5√2 आ जाएगी, तो 5√2 लगभग 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें 40 सेंटीमीटर का ये वायर था, और इसकी इमेज में जो वायर की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी फिर? 20 तो भैया यही आ चुकी है ना यार, 27। और ये 7 के लगभग हो जाएगा, तो 27 हो गई। एक सवाल तो ये बन सकता था, पहला सवाल ये बन सकता था, शेप कैसा होगा? ट्रेपेजियम होगा, शेप इसी प्लेन में है। अगर सामने होगा ना ऐसे, तो इसकी इमेज जो बनेगी सामने इधर बनेगी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगी, ध्यान रखना। अगर ऐसे रखा है, अभी ऐसे है तो ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसे है तो ऐसे इसी प्लेन में आएगा। तो शेप चेंज नहीं होता है, साइज चेंज हो जाएगा। अगर पास बनेगा तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा लेकिन छोटा हो जाएगा, और अगर दूर बनता है तो स्क्वायर का स्क्वायर आएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा। वहां पे सिचुएशन, वो केस भी हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपसे पूछता कि इसका लेंथ कितना आएगा, 27। एक पहला सवाल हो गया शेप ट्रेपेजियम। दूसरा सवाल इसका पेरीमीटर 40 था, इमेज का पेरीमीटर कितना होगा, 27 आ गया। एक केस बताया, आगे डायमेंशन बदल भी देगा, तो आपको कैसे हैंडल करना है वो समझ में आ गया होगा, आई होप। एक और सवाल कि इसका एरिया 10 बाई 10 बाई 10 है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकाल पाओगे? ट्रेपेजियम का एरिया पता है? ट्रेपेजियम का एरिया पता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 10 और 5 15 हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, तो 15 5 75, 37.5 आ गया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात को समझ में आई हो आपको? मेरी बात को समझ में आई हो? इसका 37 और इसका एरिया कितना हो गया? तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा स्क्वायर फ्रेम है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और ये क्या आ गया? एरिया ऑफ इमेज 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी रेशियो को AI और AO को हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। लेकिन ये एक केस हो गया। दूसरा केस इसमें और भी आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही है कि दिस अपॉन दिस, लेकिन वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। ये केस बताया मैंने जब ऐसे रखा है, ये केस भी आएगा, और इस केस में हम देखेंगे, इस वाले केस में जब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो वहां पे आप देखोगे कि जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन MA की जो वैल्यू आएगी ना, वो MT स्क्वायर के बराबर आएगी। MT ये नहीं आई, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है। जब ऑब्जेक्ट ऐसे रखेगा, ऐसे इसकी इमेज ऐसे बनेगी, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। कल पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है, कल पढ़ेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए भाई, रुकते हैं फिर। थैंक यू सर। नोट करना हो तो नोट कर लो।